हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मास्टर जी स्टडी में। आप लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास। तो इसी कड़ी में दक्षिण भारत के इतिहास का आज ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी के चालुक्य और चोल वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में आइए देखते हैं। कहते हैं राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था वो दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग, और उनकी राजधानी मान्यखेत। ठीक है। इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक या सब सर्वशक्तिशाली शासक हुआ वह कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने चालुक्य शासक कृष्ण प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने चालुक्य शासक या चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। उसी स्थान पर इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। उसके बाद कहा जाता है कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। अब आप लोग एलोरा के मंदिरों के बारे में तो जानते ही होंगे। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होंगी। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो आपके एग्जाम्स में अगर प्रश्न बनता है कि एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया, तो आप राष्ट्रकूट वंश कर सकते हैं। उसके बाद यह भी आ सकता है कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, तो कृष्ण प्रथम ने। ठीक, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार यह आता रहता है। ठीक, यह मंदिर जो है यह एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। इन गुफाओं में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वह हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तीनों धर्मों को मिलाकर के हुआ है। ठीक, राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे ये लोग सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते थे। तो आगे देखते हैं। कहते हैं कि इस वंश ध्रुव जो था, इस वंश का प्रथम शासक था जिसने त्रिसत्तात्मक संघर्ष में भाग लिया। उत्तर भारत में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उसमें भाग लेने वाला प्रथम शासक हुआ इस राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव। ठीक, और ध्रुव ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर के प्रतिहार नरेश वत्सराज तथा बंगाल के पाल नरेश महिपाल को पराजित करके अपने राज्य के चिन्ह के रूप में गंगा और यमुना को अंकित करवाया। ठीक है। उसके बाद कहते हैं इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए राष्ट्रकूट वंशों के वैसे सर्वशक्तिशाली तो कृष्ण प्रथम को माना गया है, लेकिन जो प्रमुख शासक हुए इस वंश के कृष्ण प्रथम, गोविंद, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय, ये लोग ये शासक जो थे ये प्रमुख शासक हुए इस वंश के। ठीक, राष्ट्रकूट वंश के समय कुछ प्रमुख पुस्तकों की रचना की गई जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। उनमें से है एक आदि पुराण नामक पुस्तक जिसकी रचना जिन सेन ने की। ये आप लोग याद रखिएगा, ये अमोघ वर्ष के राज दरबार में रहते थे। ठीक, उसके बाद में दूसरा ग्रंथ है इस वंश के शासनकाल का गणित सार संग्रह महावीराचार्य ने रचना की, जो कि इसी वंश के कृष्ण इंद्र तृतीय के दरबार में रहते थे। उसके बाद शांति पुराण नामक ग्रंथ की रचना पौन्न नामक विचारक ने किया। ठीक, तो आप लोगों ने देखा, इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहते हैं कि तैलभ द्वितीय ने इस वंश के अंतिम शासक कर्क को पराजित करके एक नए वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तो इस तरह से राष्ट्रकूट वंश
के बारे में जो प्रमुख बिंदु थे जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं उन पर हमने चर्चा किया। इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका नोट्स भी आप बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं एक नजर कल्याणी के चालुक्य के बारे में। हालांकि कल्याणी के चालुक्य पर बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देखते हैं कल्याणी के चालुक्य, और उसके बाद में चोल शासक पढ़ेंगे। फिर आपका दक्षिण भारत का इतिहास लगभग खत्म होता है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं कल्याणी के चालुक्य। हालांकि इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं जो प्रमुख बिंदु है उनको। कहते हैं इनके संस्थापक जो थे तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय एक बहुत ही शक्तिशाली शासक साबित हुआ, ठीक, यह साम्राज्यवादी विचारधारा का शासक था। इनकी राजधानी जो थी मान्यखेत, और प्रमुख शासक विक्रमादित्याष्टम। और इस काल जो है यानी कल्याणी के चालुक्य काल से जो प्रश्न बनते हैं प्रमुख रूप से उनमें विक्रमांक देव चरित की रचना हुई थी। इसके लेखक थे बिल्हड़, इनको याद रखिए। और उसके बाद एक प्रसिद्ध ग्रंथ मिताक्षरा की रचना की गई, जिसके लेखक थे विज्ञानेश्वर। ठीक, ये दो प्रमुख ग्रंथ जो थे यह कल्याणी के चालुक्य के शासनकाल में रचे गए। आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य वो अलग थे, जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं कल्याणी के चालुक्य। ठीक, तो अब आगे देखते हैं चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य एक बार जो तीसरी सदी में आप लोग पढ़ चुके थे कि तीसरी सदी में चोल साम्राज्य का विस्तार, चोल साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी ले चुके थे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यह चोला साम्राज्य 8वीं शताब्दी में फिर से उभर करके सामने आता है। और इसके संस्थापक जो हैं 8वीं शताब्दी के विजयालय। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपको याद होगा कि तीसरी शताब्दी के जो चोला साम्राज्य था उसके संस्थापक जो थे वो करिकल थे। ठीक, लेकिन यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चोला साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। चोला साम्राज्य एक बहुत ही शक्तिशाली, सुसंगठित और केंद्रीयकृत शासन प्रणाली था। यहाँ सुचारू रूप से व्यवस्था लागू थी। इस वंश में जो श्रेष्ठता के आधार पर, ज्येष्ठता के आधार पर वंशानुगत क्रम से राजा बनाया जाता था। जो राजा का पुत्र ज्येष्ठ होता था, बड़ा होता था, उसको ही राजा बनाया जाता था। और उपराजा सदैव राजकुमारियों को ही बनाया जाता था। इनके राज्य की या इनके प्रशासनिक इकाई की प्रमुख बातें जो हैं या ध्यान रखने वाली बातें कि इनकी सेना में सभी वर्णों के लोग थे। ठीक, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण सभी वर्णों के लोग इनके सेना में हुआ करते थे। ठीक, तो हम उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं या जो प्रश्न बनते रहते हैं। तो आइए देखते हैं चोला साम्राज्य। चोला साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो विजयालय। कौन थे? विजयालय। उसके बाद कहते हैं कि राजराज प्रथम ने तंजौर में एक राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि एक शिव मंदिर है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह मंदिर कई बार प्रश्न आ चुका है मंदिर के बारे में, आपके मेंस में भी आए हैं इससे प्रश्न। ठीक है, जैसे आ गया कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस देव को या किस देवता को समर्पित है, तो शिव जी को। ठीक, यह एक शिव मंदिर है। इसको आप बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। या इसकी स्थापना किसने, इसका निर्माण किसने करवाया? तो जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, राज और इधर राजराजेश्वर। ठीक है, यह द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट नमूना कहा जाता है। द्रविड़ शैली का सर्वोच्च नमूना कहा जाए दक्षिण भारत का तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप लोग राजराजेश्वर मंदिर के बारे में इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। कहते हैं कि राजेंद्र द्वितीय ने पाल शासक महिपाल को पराजित करके गंगेकोट की उपाधि धारण की। गंगेकोट की उपाधि इसलिए धारण की क्योंकि महिपाल के साम्राज्य में गंगा नदी प्रवाहित होती थी। तो जब महिपाल को
राजेंद्र द्वितीय ने पराजित किया तो उसके उपलक्ष्य में गंगेकोट की उपाधि धारण की और बाद में अपनी राजधानी को बदल करके गंगेकोट कर दिया। ठीक, गंगेकोट नामक एक नगर की स्थापना भी की और अपनी राजधानी भी वहां बनाया। इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए आदित्य प्रथम, परांतक, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और वीर राजेंद्र, राजाधिराज, विक्रम चोल, ये इस वंश के प्रमुख प्रतापी शासक हुए। इस वंश में जो निर्माण शैली थी वो ईंटों की जगह पत्थरों ने ले लिया। इन पत्थरों के निर्माण की जो मंदिरें थी आज भी वो एक उत्कृष्ट नमूने के रूप में सामने हैं। इनमें प्रमुख रूप से मंदिर और मूर्तियों का निर्माण हुआ पत्थरों का। जैसा कि एक सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर देखा जाए तो चोल साम्राज्य का या चोल वंश का कलाकृति का, तो नटराज की कांस्य की मूर्ति, आप लोग नटराज की मूर्ति के बारे में बहुत सुने होंगे। तो यह इस मूर्ति का निर्माण जो नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति है उसका निर्माण जो है चोल साम्राज्य के दौरान ही हुआ। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को जो पढ़ाया गया वो आपके समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। हमसे जुड़े रहिए। आपको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।